डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 15 के पाठ में तीसरा पॉइंट पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र के बारे में समझेंगे। पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र का मतलब है कि पृथ्वी के आकार, आकृति और स्वरूप को बदलने के लिए दो प्रकार का ऊर्जा तंत्र काम करता है, जिसमें आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां काम करती हैं। तो ये दो प्रकार की जो शक्तियां हैं, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां, इनके बारे में अपन समझेंगे। पहले यहाँ कुछ सामान्य जानकारी दी गई है पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र के बारे में। चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं, जहां से छोटे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर से बिल्कुल ठोस है, ठीक है। कुछ से उसका केंद्रीय भाग द्रव अवस्था में भी होता है, तरल अवस्था में भी है, परंतु बाहरी भाग बिल्कुल ठोस है जहां अपन रहते हैं सतह पर। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग जल से ढका है, यानी कि जो 100% पृथ्वी की सतह को माना जाए तो उसमें 70% तो है जल और 30% है स्थल। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है, तो 70% भाग पर जल है और जो बचा 30% उस पे स्थल है, यानी कि मिट्टी है। उसमें पहाड़ भी हो सकते हैं, पर्वत भी हो सकते हैं। स्थल भाग जिसमें मैदान है, पहाड़ है, पठार, घाटियां, रेगिस्तान आदि भाग दिखाई देते हैं। ये सब स्थल के ही भाग हैं। ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिससे ये कह सकते हैं पृथ्वी की सतह के जिस रूप से हम परिचित हैं सदा से वैसा नहीं रहा। यानी कि जब जो हमें पृथ्वी पर अब दिखाई देते हैं, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं पर्वत, कहीं घाटियां, कहीं रेगिस्तान, कहीं समुद्र, सदा ऐसा नहीं था। पहले पृथ्वी की सतह अलग थी, संरचना अलग थी, आकार आकृति उसकी अलग थी, और वो धीरे धीरे बदलती रहती है, अभी भी बदल रही है। उसकी गति इतनी धीमी होती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिस गति से हमारे नाखून बढ़ते हैं उसी गति से पृथ्वी की स्थलाकृति में परिवर्तन होता है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन हजारों साल बाद में जो आगे जो पीढ़ियां आएंगी, हमारी जो आगे जो पीढ़ियां आती हैं वो उनको देख सकती हैं। आगे इसमें लिखा है, जहां आज हिमालय जैसा विशाल पर्वत है, वहां किसी समय टेथिस नाम का समुद्र हुआ करता था। ठीक है, यानी कि पहले हिमालय नहीं था। और ऐसा माना जाता है जैसे हमारा जो रेगिस्तान है, राजस्थान में जो रेगिस्तान है, वहां भी टेथिस सागर, एक सागर समुद्र हुआ करता था, जो अब नहीं है, अब वहां पर रेगिस्तान है। तो कहने का मतलब पृथ्वी की स्थल आकृतियां बदलती रहती हैं। कई प्रकार की शक्तियां पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती हैं। इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि विवर्तनिक शक्तियां किसे कहते हैं, तो आंसर आपको यहां से लिखना है, कई प्रकार की शक्तियां पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती रहती हैं और इन शक्तियों को ही क्या कहते हैं, विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। ठीक है, तो यही पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र है। विवर्तनिक शक्तियां दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि विवर्तनिक शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं और उनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो हमें आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में समझना है। आंतरिक का मतलब है पृथ्वी के अंदर होने वाली जो हलचल है, पृथ्वी के अंदर होने वाली जो शक्तियां हैं वो आंतरिक हो जाएंगी, और पृथ्वी की सतह के बाहर होने वाली जो शक्तियां हैं वो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां हो जाएंगी। परंतु आज हम इस वीडियो में आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की बात करेंगे, और उसमें भी मुख्य रूप से बात करेंगे आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कई प्रकार हैं, कई उसके कारण हैं। उसमें ज्वालामुखी की बात करेंगे, जो कि पृथ्वी की आकृति को बदलने के विशेष रूप से योगदान है, उसका जिम्मेदार है। तो पहले अपन बात करते हैं कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या है, इसकी परिभाषा की, क्योंकि यहां से 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले अपन बात करते हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या है। तो यहां देखिएगा, यहां से आपको लिखना है, ये शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती हैं, बाहर से दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह के अंदर होने वाली शक्तियां आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कहलाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह में बदलाव हो जाता है। ठीक है, उसका स्वरूप, आकार, आकृति बदलती है, सतह की आकृति बदलती है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में उपस्थित ताप से चट्टानों के फैलने, सिकुड़ने व पृथ्वी के भीतर उपस्थित गर्म तरल पदार्थ मैग्मा के स्थानांतरण आदि के कारण होती है। देखिए यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि पृथ्वी के अंदर
भीतर जो गर्म तरल पदार्थ उसे क्या कहते हैं? उसे मेग्मा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह के अंदर जो तरल पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? उसे मेग्मा कहा जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, छोटा क्वेश्चन। तो ये बता रहा है कि पृथ्वी की जो आंतरिक गुरुत्वाकर्षण शक्तियां हैं उनकी उत्पत्ति कैसी होती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर नीचे चट्टाने हैं, और जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वो तापमान के कारण फैलती सिकुड़ती रहती हैं। ठीक है, और जो तरल पदार्थ है मेग्मा, उसका स्थानांतरण अंदर ही अंदर नीचे पृथ्वी के अंदर होता रहता है। उसके कारण पृथ्वी की सतह पर बदलाव आते हैं। जब आंतरिक गुरुत्वाकर्षण शक्तियां भूगर्भ के अंदर, भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या लंबवत कार्य करती हैं, तो भूमि की सतह से कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तो कुछ नीचे दब जाता है। देखो यहाँ पर जो आंतरिक गुरुत्वाकर्षण शक्तियां हैं वो दो प्रकार से काम करेंगी, समझने वाली बात है। यहाँ पर यहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि दो प्रकार से कैसे काम करेंगी? जब भूगर्भ के लंबवत कार्य करती हैं, ठीक है, और दूसरी होंगी जब क्षितिज दिशा में काम करती हैं। तो ये लंबवत कार्य क्या है और क्षितिज कार्य क्या है, इसको समझते हैं। जैसे ये पृथ्वी की सतह मान लीजिए, ठीक है, और ये पृथ्वी की सतह के अंदर बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। ठीक है, रफ डायग्राम बना रहे हैं, और इन चट्टानों के अंदर कोई हलचल उत्पन्न होती है, ये चट्टानें टूटती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, इनके बीच में जो तरल पदार्थ है मेग्मा भरा हुआ है उसका स्थानांतरण होता है। तो जब ये इसके लंबवत, ये सतह है, सतह का लंबवत क्या होता है? ये इस प्रकार से, ठीक है ना, ये लंबवत है, और ये जो सतह है इस प्रकार से, और अगर ऐसे होता है तो वो होता है क्षितिज। तो कहने का मतलब ये जो सतह है पृथ्वी की सतह के लंबवत जो काम होता है, तो पहले अपन लंबवत की बात कर रहे हैं कि जब आंतरिक गुरुत्वाकर्षण शक्तियां भूगर्भ के लंबवत काम करती हैं तो भूमि की सतह से कुछ भाग ऊपर उठता है, कुछ भाग ऊपर उठ जाएगा ऐसे, ठीक है, सतह के, या कुछ भाग सतह के नीचे चला जाएगा। ठीक है, घाटी बन जाएगी, खाई बन जाएगी बड़ी एक। तो ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भाग नीचे दब जाते हैं। इससे सतह पर महाद्वीप, द्वीप, पठार, मैदान, समुद्र आदि का निर्माण होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है एक तो, ठीक है, जब लंबवत काम होता है तो इस प्रकार से ये चीजें बनती हैं। समुद्र में बनने वाली अवसादी चट्टानें उठकर महाद्वीपों के भीतरी भागों में पहुंच जाती हैं। जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीप अपने, ठीक है, उनका निर्माण हुआ है इससे। दूसरा मैंने बताया कि जब आंतरिक गुरुत्वाकर्षण शक्तियां क्षितिज दिशा में कार्यशील होती हैं, क्षितिज का मतलब जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, और आंतरिक गुरुत्वाकर्षण शक्तियां इधर और इधर यानी कि सतह के बाएं और दाएं काम करती हैं, तो वो क्षितिज दिशा हो जाती है। तो कार्य करते उस समय तरंगे उत्पन्न होती हैं, तरंगे यानी कि वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। इन तरंगों के कारण भूपृष्ठ की चट्टानों में भारी उथल पुथल होती है। भूमि की जो चट्टानें हैं, पृष्ठ की चट्टानें, उनमें उथल पुथल होती है। धरातल पर वलन, घर्षण, चटकन पैदा हो जाती है, घाटी व पर्वत भी बन जाते हैं। इस प्रकार से ये आंतरिक गुरुत्वाकर्षण शक्तियां दो दिशाओं में काम करती हैं, एक तो सतह के लंबवत और एक सतह के क्षितिज। तो हमने दोनों के बारे में पढ़ा। तो यहाँ आंतरिक गुरुत्वाकर्षण शक्तियां क्या होती हैं, उनके काम करने के बारे में अपन ने पढ़ा। अब आंतरिक गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के अंदर जो मुख्य रूप से इसको कई भागों में बांटा गया कि कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो ज्वालामुखी है, देखो इसमें पहले अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या शामिल आता है। दूसरा, इसके लिए भूकंप होता है, आंतरिक गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के अंदर भूकंप शामिल है। तीसरा, इसमें सुनामी शामिल है, सुनामी, ठीक है। और चौथा फिर इसमें है सृजनात्मक और विनाशात्मक प्राकृतिक बल, यानी कि ये जो आंतरिक गुरुत्वाकर्षण शक्तियां हैं इसमें एक तो किसी चीज का निर्माण होना, सृजनात्मकता हो जाएगा, और विनाश का मतलब नष्ट होना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करती हैं। फिर अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे आगे, और बाह्य गुरुत्वाकर्षण शक्तियां, उनके बारे में समझेंगे। पहले अपन बात कर रहे हैं आंतरिक गुरुत्वाकर्षण शक्तियों में, और आंतरिक के अंदर भी आज केवल बात करेंगे हम ज्वालामुखी की, ठीक है। देखो नाम क्या, ज्वालामुखी, ज्वाला का मतलब होता है बहुत ही गर्म, जो जैसे मोमबत्ती की ज्वाला होती है, ठीक है, आपने देखा हो लालटेन की ज्वाला होती है। तो मुख यानी कि जिसके मुख से ज्वाला निकलती है वो ज्वालामुखी, ठीक है। तो आपने छोटी क्लासों में देखा होगा ज्वालामुखी का, देखो ये चित्र आप देख पा रहे हो ज्वालामुखी की संरचना, ठीक। ये ज्वालामुखी का इस प्रकार से अंदर से नीचे से तरल पदार्थ, गर्म पदार्थ बाहर निकलता है, इसमें धूल गैस के कण बाहर निकलते हैं। तो ये इसका मुख हो गया, ठीक। और इस मुख से क्या निकलता है, गर्म ज्वाला निकलती है, आग की तरह गर्म पदार्थ निकलता है जिसको लावा कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा पृथ्वी का ऐसा भाग, ऐसा हिस्सा जहां से जिस के मुख से लावा निकलता हो, गर्म पदार्थ निकलता हो, वो ज्वालामुखी कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, इससे अपन को क्या लाभ है, वो सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। ज्वालामुखी कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, वो सारी बातें आ जाएंगी। तो ज्वालामुखी का भी एक क्वेश्चन अलग से बन जाता है। और ज्वालामुखी जो है वो आंतरिक विवर्तन शक्तियों में शामिल है।
ठीक है, तो आपको खास रूप से याद रखना है कि आंतरिक वृतनिक शक्तियों में क्या क्या शामिल है। ज्वालामुखी है, भूकंप है, सुनामी है, ठीक है, ये सारी इसमें शामिल है। अब देखो, इसमें पहले बात करते हैं कि आंतरिक वृतनिक शक्तियों में ज्वालामुखी सबसे विचित्र घटना होती है। भूकंप और सुनामी और ज्वालामुखी, इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। इसमें पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण धरती हिलने लगती है। देखो, पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने हैं, गर्म पदार्थ जो मेग्मा है, जो उसका स्थानांतरण होता है, चट्टाने टूटती हैं या फैलती या सिकुड़ती हैं, तो क्या होगा, पृथ्वी के अंदर हलचल होगी और धरती हिलने लगती है उस स्थान पर। ठीक है, पूरी पृथ्वी नहीं हिलती, जिस स्थान पर ज्वालामुखी फटने वाला होता है वो वहां पर हिलने लग जाती है। तथा भूपटल को फोड़कर धुआं, राख, वाष्प व गैसें बाहर निकलने लगती हैं। पहले समतल जमीन ऐसी होती है और फिर अंदर जो चट्टाने इस प्रकार से, ठीक है, उनमें कंपन होता है और ये इस भू की सतह को तोड़ करके बाहर, ये पदार्थ जो अंदर पदार्थ जो है ये सारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जब ये बाहर निकलता रहता है तो ये पदार्थ बाहर इस प्रकार से इकट्ठा होता रहेगा, इधर और इधर, ठीक है, चारों तरफ। तो इस प्रकार से एक बड़ा गुंबद नुमा संरचना बन जाती है, ठीक है, एक पिरामिड जैसी संरचना बन जाती है और बीच में होता है इसका मुख, जहां से पदार्थ निकलता रहता है। जो जो निकलता रहेगा इस पदार्थ इस प्रकार से इकट्ठा होता जाएगा और एक बड़ा ज्वालामुखी बन जाएगा। तो ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है, राख निकलता है, धुआं है, वाष्प है, कुछ गैसें निकलती हैं। कई बार अति तप्त चट्टाने, कई बार जो तप बहुत गर्म, अति तप्त मान्य होता है गर्म, और अति तप्त बहुत ज्यादा गर्म चट्टाने जो अंदर पिघली हुई हैं, तरल अवस्था में हैं, वो बाहर निकलती हैं और उसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जब वो चट्टाने गर्म तप्त चट्टाने जो बाहर निकलती हैं वो लावा कहलाती हैं। तो वो लावा के रूप में बाहर निकलती हैं। तो लावा का क्वेश्चन भी बन जाता है कि लावा क्या होता है। जो पृथ्वी के गर्म में जो गर्म तप्त चट्टाने हैं वो बाहर निकलती हैं ज्वालामुखी से, तो उसे लावा कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से जिस प्रकार से पानी की तरह पानी बहता है, उसी प्रकार से वो चट्टाने, पिघली हुई चट्टाने, गर्म लाल चट्टाने जो है वो बाहर निकलती हैं और बहने लगती हैं, पानी की तरह बहने लगती हैं। इससे भयानक विनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है। यानी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा विनाश, वहां उस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है। वहां जो जंगल में अगर ऐसा होता है तो जंगल के अंदर आग लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वहां बहुत ज्यादा जान माल की बड़ी भारी नुकसान होता है, हानि होती है। ठीक है, जान माल का मतलब क्या है, वहां पर जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उनको नुकसान होता है। अगर वहां मनुष्य आवास वहां पर है तो उसको भी बहुत बड़ा नुकसान होता है और वहां से उनको आवास छोड़ना पड़ता है। पृथ्वी की सतह पर बने मुख से ज्वालाएं निकलने के कारण इसका हिंदी नाम ज्वालामुखी पड़ा। देखो, पृथ्वी की सतह से यहाँ पर ज्वाला निकल रही है, गर्म पदार्थ बाहर निकलता है, लावा बाहर निकलता है, उसके कारण क्या नाम पड़ा इसका, ज्वालामुखी। जिसके मुख से ज्वाला निकलती है वो ज्वालामुखी। अब देखो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में नाम क्या है इसका, वोल्केनो। ठीक है, अंग्रेजी में इसको वोल्केनो कहते हैं। तो अंग्रेजी में वोल्केनो नाम जो है वो वोल्केनो द्वीप के नाम से पड़ा। एक द्वीप है, द्वीप यानी कि एक टापू है जिसको अंग्रेजी में आइलैंड भी कहते हैं। द्वीप होता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप कहते हैं जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो, प्रायद्वीप। जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, ठीक है, और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इसके द्वीप है। ठीक है, तो एक वोल्केनो नाम का एक द्वीप है, अंग्रेजी के वोल्केनो नाम वोल्केनो द्वीप के नाम पर पड़ा है। इस द्वीप पर उपस्थित पुराने ज्वालामुखी को रोमवासी, जो रोम है, रोम देश है, ठीक है ना, तो रोम देश के लोग क्या कहलाएंगे, रोमवासी। ठीक, तो वहां पर रोम देश के जो लोग हैं वो क्या मानते थे, इस ज्वालामुखी को मानते थे कि ये पातालपुरी का मार्ग है। पाताल यानी कि पृथ्वी के अंदर की जो सतह है वो पाताल कहलाता है। ठीक है, हमने नाम सुना ना, आकाश, आकाश तो ऊपर होता है और आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, पाताल होता है। ठीक है, यानी पृथ्वी के नीचे पाताल लोक। तो ऐसा माना गया है कि अंदर पातालपुरी का ये मार्ग है, ज्वालामुखी अंदर नीचे पाताल तक जाता है। तो और ऐसा है भी वास्तव में, क्योंकि बड़ी बड़ी चट्टानों को नीचे बहुत ज्यादा गहराई पर चट्टानों को तोड़ करके बाहर निकलता है। तो ये पातालपुरी का मार्ग मानते थे कौन, रोमवासी मानते थे। ज्वालामुखी का संबंध भूगर्भ से होता है। भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के गर्भ यानी कि अंदर गहराई में। दाब के कारण लावा एक नली के रूप में सतह के और ऊपर उठता जाता है और फिर बाहर निकलकर फैलने लगता है। बहुत अधिक दाब के कारण क्या होता है, लावा बाहर निकलता है और बाहर जाकर के फैल जाता है और एक बड़ा पहाड़ सा बन जाता है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हो। कुछ ज्वालामुखी निरंतर सक्रिय रहते हैं। देखो, कई ज्वालामुखी तो क्या है, वो सक्रिय रहते हैं, यानी कि उनसे गर्म पदार्थ जो है, गैसें हैं, धुआं है, धूल के कण है, वो निकलते ही रहते हैं। ठीक है,
कुछ रुक रुक कर सक्रिय होते रहते हैं। कुछ ज्वालामुखी है जैसे मान लीजिए 2 4 5 10 दिन तक उसमें लावा निकल गया, फिर वो बंद हो गया, ठंडा पड़ गया, फिर वापस उसमें निकलना शुरू हो गया कुछ दिनों बाद में, कुछ दिनों बाद में फिर बंद हो गया। तो कुछ रुक रुक करके सक्रिय होते रहते हैं। सक्रिय का मतलब जब उसमें गर्म धुआं, धूल के कण और लावा निकलेगा तब तो वो सक्रिय कहलाएगा, और जब बंद हो जाएगा तब वो निष्क्रिय कहलाएगा। तो कुछ तो निरंतर सक्रिय रहते हैं हमेशा, कुछ रुक रुक कर सक्रिय होते रहते हैं, और कई बार सक्रिय रहकर सदा के लिए बंद हो जाते हैं। कई ज्वालामुखी ऐसे हैं जो काफी लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं और फिर वो हमेशा के लिए निष्क्रिय हो गए, यानी कि उनके बाद में कभी भी उनमें गर्म पदार्थ लावा जो है बाहर नहीं निकला। ज्वालामुखी समुद्र के सॉरी संसार के हर भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, संसार में लगभग सभी देशों के अंदर ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, मगर सामान्यतः देखो एक खास जो बात बता रहा है कि एक विशेष नियमबद्ध मेखलाओं पर उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर के द्वीपों, जो प्रशांत महासागर है वहां जो द्वीप है उनमें, और उनके चारों ओर तटीय भाग, वहां जो तटीय भाग है यानी कि जो स्थलीय भाग है, मिट्टी वाला भाग है, वहां ज्वालामुखी अधिक पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि ज्वालामुखी सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो हमको इसका आंसर लिखना है प्रशांत महासागर के द्वीपों और उनके चारों ओर के तटीय भागों में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। आगे लिखा है ज्वालामुखी से हानि के साथ कई लाभ भी होते हैं। देखो अब लाभ की बात करें कि ज्वालामुखी से क्या लाभ है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके द्वारा बनी मिट्टी उपजाऊ पाई गई है, यानी कि ज्वालामुखी से जो मिट्टी का निर्माण होता है, बाहर जो गर्म लावा निकलता है वो जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो जो मिट्टी है उसमें कई प्रकार के खनिज लवण होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के रासायनिक उपयोगी पदार्थ होते हैं जैसे गंधक है, बोरिक अम्ल है, ठीक है, आदि कई कीमती धातुएं लावा के साथ बाहर निकलती हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी है। गर्म पानी के झरने भी इसी के कारण ही बनते हैं। आपने देखा होगा कई कई जगह पर गर्म पानी के झरने होते हैं जहां से बिल्कुल गर्म पानी निकलता है, बहुत ज्यादा गर्म पानी निकलता है। तो वो गर्म पानी नीचे से अंदर से जो पानी गर्म लावा है उसके साथ में पानी बाहर आ रहा है निकल करके, तो वो पानी गर्म ही होगा क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो भाग है, ठीक है, बीच का जो भाग है पृथ्वी के अंदर का भाग, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, तप्त भाग है बिल्कुल। तो इस कारण से वहां पर गर्म पानी के झरने भी निकलते हैं। तो गर्म पानी के झरने किस कारण से निकलते हैं, ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र के कारण वहां गर्म पानी के झरने पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में जो पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र है उसमें आंतरिक और बाह्य विवर्तनिक शक्तियों में आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में समझा, और उसमें भी जो उसका पहला पॉइंट है ज्वालामुखी जो कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का भाग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम भूकंप के बारे में समझेंगे जो कि आंतरिक विवर्तनिक शक्ति का ही भाग है। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।